हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 2 कवर करेंगे आपकी टेक्निकल कम्युनिकेशन AKTO का, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर करियर बिल्डिंग। ये जो यूनिट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट अगर आप फ्यूचर में कहीं एप्लीकेशन देना चाहते हैं या फिर हायर स्टडीज़ परस्यू करना चाहते हैं तो ये जो यूनिट है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए इसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। हमारा सिलेबस है CV एंड रिज्यूमे राइटिंग, जिसमें हम CV के बारे में पढ़ेंगे, रिज्यूमे राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे और दोनों के बीच में डिफरेंसेस को भी देखेंगे कि आखिर CV और रिज्यूमे कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। हम इंटरव्यू स्किल्स के बारे में जानेंगे कि जब भी हम इंटरव्यू देते हैं तो उसमें हमें क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, ऐसे कौन कौन से रीजंस होते हैं जिनसे हमारा इंटरव्यू ख़राब हो जाता है, हम उन पर भी ध्यान देंगे, हम सक्सेस टिप्स के बारे में भी ध्यान देंगे। देन हम ग्रुप डिस्कशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इफेक्टिव प्रोफाइलिंग, अपनी प्रोफाइल किस तरह से बनाई जाती है सो दैट आप जो अपना काम करना चाहते हैं वो आप इफेक्टिवली कर सकें। किस तरह से प्रोफेशनली कम्युनिकेशन की जाती है, नेटवर्किंग की जाती है सो दैट आप रिलेशनशिप्स को बिल्ड कर सकें। हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह एक अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा जाता है। अब वो सभी बच्चे जिनको हायर स्टडीज़ का सपना होगा वो जानते होंगे कि SOP बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इसको भी बहुत ही ध्यान से कवर करेंगे। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग, हम देखेंगे कि सेमिनार और कॉन्फ्रेंस पेपर को किस तरह से लिखा जाता है। हम देखेंगे एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर के बारे में, इसकी राइटिंग के बारे में एंड प्रेजेंटिंग के बारे में। आइए तो वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप इंजीनियरिंग गर्ल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो नोट्स हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। CV, जिसको हम करिकुलम विटे भी कहते हैं, तो हम CV राइटिंग के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं। डेफिनेशन, CV इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इंक्लूड्स द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CV में हम अपना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट योर इंटायर करियर, एजुकेशन, पब्लिकेशंस, अवार्ड्स एंड अदर अकेडमिक अचीवमेंट्स, जिसको अकेडमिक, साइंटिफिक एंड रिसर्च पोजीशंस पे अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। यूजली कंटेन मल्टीपल पेजेस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं, ठीक है। आप ये समझेंगे कि मैं मल्टीपल पेजेस के ऊपर क्यों एम्फसाइज़ कर रही हूँ। जब हम रेज्यूमे पढ़ेंगे तो 1 या 2 पेजेस में होते हैं, बट CV इज़ अ डिटेल डॉक्यूमेंट जिसमें हम मल्टीपल पेजेस में ये डॉक्यूमेंट को लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने वो सारे 9 पॉइंट्स इंक्लूड कर रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका हेडर आता है जिसमें अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं आप, ठीक है। देन आप पर्सनल प्रोफाइल के बारे में, अपनी ब्रीफ समरी और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं। देन एजुकेशन, आपकी सारी डिग्रीज़ जो मोस्ट रीसेंट डिग्रीज़ रही हैं और सारी चीज़ों को आप लिस्ट करते हैं। आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं आप ये बताते हैं। आपका क्या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें आपका जॉब टाइटल क्या था, वो लोकेशन किस पे थी, आपने आप कब से कब तक वहाँ पर रहे। इसको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया जाता है। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जो मोस्ट रीसेंट है वो सबसे टॉप पे होता है और जो लीस्ट रीसेंट है वो सबसे नीचे होता है लिस्ट के, ठीक है। रिसर्च एक्सपीरियंस इंक्लूड्स डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स, मेथोडोलॉजीज़ एंड आउटकम्स। पब्लिकेशंस, जिसमें अगर आपने कुछ पब्लिश किया हो, जो रिसर्च करते हैं उनके लिए पब्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपने कोई जर्नल में आर्टिकल, बुक्स या कॉन्फ्रेंस पेपर पब्लिश किया हो, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। प्रेजेंटेशंस, लिस्ट प्रेजेंटेशंस गिवन एट कॉन्फ्रेंसेज और अदर प्रोफेशनल इवेंट्स। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने TEDx पे कोई प्रेजेंटेशन दी है, तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है जिसको आप अपने CV में लिख सकते हैं, जिससे आपका CV बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा और आपको बाकियों से डिस्टिंग्विश करेगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, डिटेल अबाउट एनी अवार्ड, स्कॉलरशिप्स और ऑनर्स रिसीव्ड। यहाँ पे आप उन्हीं सभी अवार्ड्स और स्कॉलरशिप्स और ऑनर्स के बारे में बताते हैं। जो यहाँ पे मतलब आप समझिए, देखिए ये एक डिटेल इन्फॉर्मेशन है जो प्योरली आपकी इन्फॉर्मेशन, मतलब ये सारी डिटेल्स आपके बारे में है। ये इसका हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, अगर आपको कहीं भी एकेडमिक के लिए, साइंटिफिक के लिए, रिसर्च पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको CV लिखना पड़ता है, जिसमें मल्टीपल पेजेस में CV लिखी जाती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेज्यूमे राइटिंग। इट इज़ अ ब्रीफ ओवरव्यू, ठीक है। ये ब्रीफ ओवरव्यू होता है आपके एजुकेशन का, आपके वर्क एक्सपीरियंस का, स्किल्स का और रेलेवेंट अकम्पलिशमेंट्स का। ये तो आप सबने सुना ही होगा कि हर जॉब टाइटल के लिए आप कहीं भी अप्लाई करें उसके लिए मतलब टेलर मेड रिज्यूमे बनाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि जिस जॉब टाइटल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रेलेवेंट अकम्पलिशमेंट आपके पास हो।
मान लीजिए आप बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और आपके पास बहुत सारी स्किल्स है, आपको सारी लैंग्वेजेस आती हैं सच एज जावा, पाइथन, सब कुछ आता है, बट आप एज ए कंटेंट राइटर की जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंसी में जावा, पाइथन ना लिखकर अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर या फिर बाकी आप किसी भी लैंग्वेज, आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसके ऊपर जो आपने वर्क किया है उसको आप प्रेजेंट करेंगे। तो ये टेलर मेड होता है जिसमें हम रेलिवेंट अकम्पलिशमेंट्स के बारे में लिखते हैं। इट शुड बी ऑफ 1 to 2 पेजेस ओनली, ये सिर्फ 1 से 2 पेजेस का ही होना चाहिए। तो आइए इसका फॉर्मेट देखते हैं। जैसा हमने रेज्यूमे में देखा था, इसका भी एक हेडर होता है जिसमें आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, पर्सनल प्रोफाइल होता है, एजुकेशन होती है, आपकी स्किल्स होती हैं, सर्टिफिकेशंस होती हैं, और अगर आपने प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं आप अपने रेज्यूमे में, तो जिससे आपका रेज्यूमे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस हैं रेज्यूमे राइटिंग और सीवी में। सबसे फर्स्ट जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आता है वो लेंथ के बेसिस पे आता है कि ये 1 से 2 पेजेस का है, बट इट कंटेन्स मल्टीपल पेजेस और जनरली 2 से मोर ही पेजेस होते हैं। समराइज स्किल्स एंड एक्सपीरियंस फॉर अ स्पेसिफिक जॉब एप्लीकेशन, जितना मुझे लगता है ये बहुत ही सिंपल इंग्लिश में हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है और आप इसको क्विकली रीड कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कल ही है तो मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। वैसे भी ये सब्जेक्ट उस टाइप का है कि जितना आप खुद से रीड करेंगे आप उतना ज़्यादा अच्छा लिख पाएंगे। सेकेंड पॉइंट ये है, बच्चे बहुत लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ पन्ने भर के आ जाने से AKTU नंबर दे देता है। वैसे AKTU किस तरह नंबर देता है वो तो AKTU ही जानता है, बट आप जो हम PDF प्रोवाइड कर रहे हैं इसका आप कंटेंट अच्छे से 1-2 बार गो थ्रू कीजिए, जिसकी वजह से जो गुड वर्ड्स हैं आप उनको लिख सकें। अगर आप अपना अच्छा आंसर लिखते हैं तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि आपको अच्छे से नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, रेज्यूमे और सीवी के बेसिस पे लेंथ पे है। इनका पर्पस क्या होता है, जनरली जॉब के लिए होता है, बट हमने बताया कि एकेडमिक एंड प्रोफेशनल हिस्ट्री को आपको दर्शाता है। इसका जो कंटेंट फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, कस्टमाइजेशन किस तरह से करते हैं, एंड बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे हमने बहुत ही ईजी फॉर्मेट में दे रखी है, जिसको आप 1 टाइम रीड कर सकते हैं और ईजिली रिटेन कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं इंटरव्यू स्किल्स के बारे में। इंटरव्यू स्किल्स, अभी जो भी बच्चे हैं वो सेकेंड ईयर के एकदम लास्ट में आपका आखिरी पेपर है, तब आप थर्ड ईयर में जाने वाले हैं, एंड थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स इंटरव्यू आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंटरव्यू के लिए कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, आइए हम उनको ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एन इंटरव्यू। एन इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल मीटिंग। ठीक है, ये एक फॉर्मल मीटिंग होता है वेयर 1 or more people ask questions to gather information from another person। इसमें क्या होता है कि कुछ इस तरह से सेटिंग की जाती है कि एक कैंडिडेट है और या तो 1-to-1 इंटरव्यू होता है या फिर ज़्यादा जजेस के पैनल होते हैं जो आपसे कैंडिडेट से क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, सो दैट कि वो कैंडिडेट की सूटेबिलिटी को असेस कर पाएँ कि जो कैंडिडेट है वो सूटेबल भी है या जॉब या रोल के लिए या फिर नहीं है। इवैल्यूएटिंग देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें इवैल्यूएट की जाती हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इवैल्यूएट की जाती हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ क्या हैं, आप जिस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उसमें कितने प्रोफिशिएंट हैं और आप ओवरऑल फिट हैं उस पोजीशन के लिए कि नहीं है। फंक्शंस ऑफ इंटरव्यू, सिलेक्ट अ पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, टू काउंसिल। इंटरव्यू का फंक्शन क्या होता है, या तो आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है या फिर आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस, या फिर आपसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया जाता है, और भी जो बाकी पॉइंट्स हैं आप उसको रीड कर सकते हैं। इंटरव्यू स्किल्स क्लासिफिकेशन, देखिए अकॉर्डिंग टू मीनिंग अगर हम जाएँ तो 2 टाइप के हैं, एक फॉर्मल इंटरव्यू है और आपका एक इनफॉर्मल इंटरव्यू है। आइए फॉर्मल इंटरव्यू देखते हैं। A formal interview is a structured and official meeting conducted to assess candidates for job positions or academic programs. It follows a set format with prepared questions and professional decorum. ठीक है, ये द फॉर्मल इंटरव्यू एक स्ट्रक्चर्ड और ऑफिशियल मीटिंग होती है जिसमें ये किस लिए कंडक्ट की जाती है, टू एक्सेस द कैंडिडेट फॉर जॉब पोजीशन। जिस भी जॉब पोजीशन के लिए कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनकी कैपेबिलिटी को एसेस मतलब काबिलियत को मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है। एसेस मतलब होता है ये पता करना कि आप उसके लिए कितने बेस्ट सुटेबल हैं। ठीक है, इट फॉलोज अ सेट फॉर्मेट विद प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस, जिसमें पहले से क्वेश्चंस प्रिपेयर होते हैं। प्रोफेशनल डेकोरम, ये बहुत ही प्रोफेशनली कंडक्ट किया जाता है। इनफॉर्मल इंटरव्यू, एंड इनफॉर्मल इंटरव्यू इज़ अ मोर रिलैक्स्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड मीटिंग। ये ज़्यादा रिलैक्स्ड और अनस्ट्रक्चर्ड मीटिंग होती है, यूज्ड फॉर नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशनल पर्पजेज और प्रिलिमिनरी डिस्कशंस। इट इन्वॉल्व्स कैजुअल कन्वर्जेशन एंड अ लेस रिजिड फॉर्मेट।
इसमें जो कन्वर्जेशन का तरीका होता है वो कैजुअल कन्वर्जेशन होता है और इसका जो फॉर्मेट होता है वो लेस रिजिड होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मोड, आइए मोड के बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली 2 टाइप्स में आ जाते हैं कि कितने टाइप्स के इंटरव्यूज़ होते हैं। तो मोड के हिसाब से एक फ़ेस टू फेस इंटरव्यू होता है, एक फ़ोनिक इंटरव्यू होता है, फ़ोनिक से समझ में आ रहा है कि ये टेलीफोन कॉल पे कंडक्ट किया जाता है, एक ई इंटरव्यू होता है जो ऑनलाइन कंडक्ट होता है। तो आइए वन बाय वन हम सबको रीड करते हैं। A face-to-face interview takes place in person, allowing direct interaction between the interviewer and the candidate. इसमें जो इंटरव्यूअर और कैंडिडेट है वो फेस टू फेस आकर बात करते हैं, इसमें उनके बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। दिस मोड फैसिलिटेट्स अ पर्सनल कनेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉन वर्बल क्यूज़। जो फेस टू फेस इंटरव्यूज़ होते हैं वो जनरली बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ जो कैंडिडेट होता है उसके सिर्फ वर्बल चीज़ों पे ऑब्ज़र्व नहीं किया जाता है। जैसे नॉन वर्बल क्यूज़ कि जिस तरह से कैंडिडेट बैठा है, अगर उनको कुछ ऑफ़र किया गया तो उनका उस पर क्या रिस्पॉन्स था, तो हर एक नॉन वर्बल क्यूज़ से कैंडिडेट को एसेस किया जाता है। फ़ोनिक इंटरव्यू, अ फ़ोनिक इंटरव्यू इज़ कंडक्टेड ओवर द फ़ोन। जैसा ही मैंने बताया था कि बहुत ही नाम से एविडेंट है कि ये फ़ोन के ऊपर कंडक्ट किए जाते हैं, विद द इंटरव्यूअर एंड कैंडिडेट कम्युनिकेटिंग वर्बली विदाउट विजुअल कॉन्टैक्ट। इसमें वो बातों से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बट इसमें कोई भी विजुअल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। इट इज़ अ कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर इनिशियल स्क्रीनिंग्स और रिमोट डिस्कशंस। जब इनिशियली बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए एक बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन होता है, क्योंकि सबके साथ फेस टू फेस इंटरव्यू कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। ई इंटरव्यू, एन ई इंटरव्यू इज़ कंडक्टेड यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स इनेबलिंग रिमोट पार्टिसिपेशन। दिस मोड कंबाइंस बोथ विजुअल एंड ऑडिटरी कम्युनिकेशन, जिसमें बहुत विजुअल और ऑडिटरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होते हैं। बट ये फ़ेस टू फेस इंटरव्यू की तरह ही है, बट ये समझ लीजिए कि लोग अपने घरों के कंफर्ट से बात कर रहे होते हैं। ऑल्दो प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड सेटिंग होता है, इसमें लोग फिज़िकली एक दूसरे से नहीं मीट कर रहे होते हैं, बट ऑनलाइन वो बात कर रहे होते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा होता है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसा कि हम बता रहे थे क्या क्या सक्सेस फैक्टर्स होते हैं इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड किसी एक दिन में नहीं आता है। आपको डे बाय डे इसे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए अपनी लाइफ में, सो दैट आप एज एन आपकी लाइफ भी अच्छे से जी सकें। मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड डिमॉन्स्ट्रेट्स एंथुसियाज्म ईगरनेस फॉर द रोल। ये क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि जिस रोल के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए आप बहुत ही इंथुसियास्टिक हैं, आप बहुत ही खुश हैं और बहुत ही ईगर हैं उस काम को करने के लिए। इट हेल्प्स क्रिएट अ फेवरेबल इंप्रेशन एंड शोज़ दैट यू आर अप्रोचेबल एंड ऑप्टिमिस्टिक। आपने ये देखा होगा कि जो भी इंसान अप्रोचेबल होता है, जो मतलब जिनसे हम आराम से जो बहुत ही ओपन होते हैं, जिनसे बात करना बहुत ईजी होता है, उनसे ही ज़्यादातर लोग बात करना पसंद करते हैं। तो ये फेवरेबल इंप्रेशन बनाता है कि आप बहुत ही अप्रोचेबल हैं, और ऑप्टिमिस्टिक वो लोग होते हैं जो आशावादी होते हैं, जो हर बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेते हैं। प्रोफिशिएंसी इन द फील्ड, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपकी खुद की फील्ड में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अगर जिस भी रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको हेल्प नहीं करेगा। डिमॉन्स्ट्रेटिंग स्ट्रॉन्ग नॉलेज, आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, अप टू डेट स्किल्स हैं और आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, ठीक है। इट रीअश्योर्स द इंटरव्यू दैट यू आर केपेबल एंड वेल प्रिपेयर्ड फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द रोल। ये इंटरव्यू को ये दिखाता है कि आप केपेबल भी हैं और वेल प्रिपेयर्ड भी हैं फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द रोल, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें ओरल एंड रिटन टाइप कम्युनिकेशंस हैं, ठीक है। कम्युनिकेशंस हम 2 टाइप से कर सकते हैं, ओरल मौखिक होता है और रिटन जो हम लिख कर करते हैं कम्युनिकेशन। इफेक्टिव ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स आर एसेंशियल फॉर क्लियरली कन्वेइंग योर आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस। दे हेल्प यू आर्टिकुलेट योर क्वालिफिकेशंस एंड रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली। आपकी अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हुई तो आप आर्टिकुलेशन मतलब आपके जो दिमाग में सारी आइडियाज़ चल रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छे से एक आकार दे सकते हैं। आकार का मतलब है जैसे बहुत बार होता है कि बहुत ही जीनियस बच्चे होते हैं, बहुत ही उनको अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज़ होती है, वो सब कुछ जानते हैं, बट उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर होती हैं, जिससे जो भी जीनियसनेस उनके अंदर होती है वो उसको इफ़ेक्टिवली नहीं दिखा पाते हैं, उनको इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो आप सबको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, और जिससे आप अपने क्वेश्चंस को भी कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे। जब आप कॉन्फिडेंटली आंसर करेंगे तो आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे अंदर से, और वहाँ की एनर्जी और वाइब भी बहुत पॉजिटिव होगी। इंटरपर्सनल स्किल्स, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व द एबिलिटी टू इंटरेक्ट वेल विद अदर्स।
इंटरपर्सनल, ठीक है, इस वर्ड से ही एविडेंट हो रहा है कि ये आपकी एबिलिटी को दर्शाता है कि आप कितना अच्छे दूसरों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि इंटरव्यू स्किल्स में मतलब जब इंटरव्यू में ये सब क्यों असेस किया जा रहा है, क्योंकि जब भी आपको किसी रोल के लिए अपॉइंट किया जाएगा तो आप तो किसी कंपनी में ही काम करेंगे ना, वहाँ पे तो लोग होंगे ही, तो वहाँ के लोगों के साथ एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना रहे, एक ग्रोथ एटमॉस्फेयर बना रहे, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे का लोगों से, मतलब लोगों का एक दूसरे से पॉजिटिवली और बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करना। दिस इंक्लूड्स लिसनिंग, एक दूसरे की बातें ध्यान से सुनना, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू एंगेज इन कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, ऑल ऑफ विच आर इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग रैपोर्ट विद द इंटरव्यूअर। Confidence in your abilities and responses helps establish your credibility. It allows you to present your qualifications assertively and handle questions or challenges effectively. ठीक है, कॉन्फिडेंस भी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स आप बस कल एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही मत ध्यान दीजिएगा, बट बिकॉज ये आपके लिए आगे भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस PDF को सेव करके रखिएगा और डे बाय डे आप इन सारी पॉइंट्स को प्रैक्टिस कीजिएगा, सो दैट आप बेटर कैंडिडेट बन पाएँ और एट द एंड आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग भी बन पाएँ। आइए हम देखते हैं क्या क्या फेलियर फैक्टर्स हैं जो आपके इंटरव्यू को क्रैक ना होने के रीजंस होते हैं। एरोगेंस एक मेन रीज़न है। एग्जिबिटिंग एरोगेंस ड्यूरिंग एन इंटरव्यू कैन एलिनेट द इंटरव्यूअर. It often comes across as a lack of humility and can negatively impact the perception of your suitability for the role. अगर आप इंटरव्यू में ही इंटरव्यूअर से एरोगेंटली बात करते हैं या फिर आप एरोगेंट शो करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि किसी एक ही मिस्टेक होता है कि कई बार इंटरव्यूअर आपके लिए ऐसे जाल बिछाते हैं, तो आपको इसके अंदर नहीं फंसना है, बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ, क्योंकि जो भी लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो जनरली काफ़ी ज़्यादा आपसे मैच्योर होते हैं, उनको अपनी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप ह्यूमिलिटी से उनके साथ बात करें और आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन ही नेगेटिव उनके ऊपर जनरेट ना करें, जिसकी वजह से आपको वो सुटेबल ना माने आपकी जॉब के लिए और रोल के लिए। अपैथी, ठीक है, इमोशंस, शोइंग अ लैक ऑफ एंथुसियाज्म और इमोशनल एंगेजमेंट कैन सजेस्ट डिसइंटरेस्ट इन द पोजीशन। अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं और आपका इंथुसियाज्म ही नहीं है, आपने कई बार ये देखा होगा कि जैसे मान लीजिए आप कभी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, आप किसी चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड हो कि आप मुझे अपने फ्रेंड के साथ ये शेयर करना है, बट आपका जो फ्रेंड है वो आपकी बात ना सुनकर मोबाइल को ऐसे स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हो या फिर रील्स देख रहे हो, तो दिखता है ना कि वो कितने डिसइंटरेस्टेड हैं, फिर उनसे हमें बात करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर भी यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप बहुत ही कम इंथुसियाज्म दिखाएंगे, मतलब आपके पास बहुत ओवर इंथुसियास्टिक भी नहीं बनना है या फिर बहुत कम भी नहीं बनना है, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इंथुसियास्टिक रहना है कि अगर ये मुझे रोल मिला तो मैं उसको बहुत अच्छे से काम करूँगा या करूँगी, जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं। बिकॉज अगर लैक ऑफ इंथुसियाज्म हुआ तो ये सजेस्ट करता है कि आपका डिसइंटरेस्ट है पोजीशन में, दिस कैन लीड द इंटरव्यूअर टू क्वेश्चन योर मोटिवेशन कमिटमेंट, जिसकी वजह से इंटरव्यूअर जो है आपकी मोटिवेशन और आपकी कमिटमेंट पे डाउट कर सकता है कि आप उतने कमिटेड हैं भी या फिर नहीं जितना अपने रेज्यूमे में आपने लिखा था। अनइनहिबिटेड नर्वसनेस, एक्सट्रीम नर्वसनेस कैन हिंडर क्लियर कम्युनिकेशन। अगर आप बहुत ही ज़्यादा, कुछ बच्चे हो जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, दिस कैन हिंडर क्लियर कम्युनिकेशन, आप इफेक्टिवली बात नहीं कर पाएंगे। इट अफेक्ट्स योर एबिलिटी टू प्रेजेंट योरसेल्फ, जिसकी वजह से आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं फील कराते हैं अपने आप को, क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं तो आप जानते ही हैं कि हर जॉब, हर रोल, हर चीज़ के लिए देयर इज़ टू मच कॉम्पिटिशन। तो आप ये रीज़न बहुत ही बड़ा रीज़न होता है जिनको, और ये उन बच्चों को जनरली आती है जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती हैं। तो आप डे बाय डे स्लोली अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव कीजिए। इट मे लीड टू मिस्टेक्स और इनएबिलिटी टू आंसर क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली, ठीक है। डबल मीनिंग बातें, यूजिंग वेग और एम्बिगुअस लैंग्वेज कैन क्रिएट कन्फ्यूजन। बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब भी इंटरव्यूअर से बात करें तो आप उनको क्लियर फॉर्म में बताएं कि आप क्या बात करना चाहते हैं। अगर आप इस कुछ भी एम्बिगुअस चीज़ें बोलेंगे, मान लीजिए क्योंकि हम सब जब बात करते हैं तो हम जानते हैं कि एक बात के कई सारे मतलब होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बात को असर्टिवली, बहुत ही तरीके से, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड में बताएं, सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हिडन मीनिंग ना हो जिसकी वजह से कोई और इंसान उसे गलत वे में मिस इंटरप्रेट कर ले। Clear and direct responses are crucial for demonstrating your competence. Lack of concentration. Failing to focus on the interview questions or discussions can result in irrelevant or incomplete answers. This may indicate a lack of preparation or attentiveness.
आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुप डिस्कशंस। नाम से ही एविडेंट है, ग्रुप लोगों का समूह, डिस्कशन उस लोगों के समूह के बीच में जो डिस्कशन होता है उसको हम ग्रुप डिस्कशन, और जनरली उसको हम जीडी से भी रेफ़र करते हैं। जीडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोस्टली स्क्रीनिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये। इन अ जीडी अ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज गिवन अ टॉपिक टू डिस्कस विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम। ये सारे वर्ड्स जो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप उसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पर टॉपिक पूछा जाता है तो अगर आप इन वर्ड्स को लिखते हैं तो आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा खिल कर आता है, बहुत ही अच्छा बन जाता है आपका आंसर। तो इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको टॉपिक दिया जाता है और लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर उनको डिस्कशन करनी होती है। द डिस्कशन कैन बी ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। वो टॉपिक्स आपको पहले से नहीं बताई जाती हैं, ऑन द स्पॉट दी जाती हैं। इट इज़ कॉमनली यूज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट्स। ठीक है, की स्किल्स नीडेड फॉर अ ग्रुप डिस्कशन। वो क्या स्किल्स हैं जो ज़रूरत होती हैं आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए? कम्युनिकेशन स्किल्स। नंबर 1 स्किल फॉर एवरीथिंग इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन आनी चाहिए, और अगर आपको नहीं आती है तो कोई बात नहीं, इट्स स्टिल नॉट लेट। आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हर दिन इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लैरिटी, एबिलिटी टू एक्सप्रेस थाट्स क्लियरली एंड कंसाइजली। कम्युनिकेशन स्किल्स में देखिए 3 ही बात आती हैं कि आपके जो थाट्स हैं आप उनको लेके क्लियर हैं, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं उसमें आप फ्लुएंट हैं, और जिस लैंग्वेज में बोल रहे हैं आप उस लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी है। ठीक है, नाइस, वी आर डन विद द कम्युनिकेशन स्किल। नॉलेज एंड अवेयरनेस। अब मान लिया आपके थॉट्स क्लियर हैं, आप फ्लुएंसी है, नॉलेज और प्रोफिशिएंसी भी है, बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल देना है। आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उसमें अभी रिसेंट क्या क्या, अभी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्या क्या घटनाएं हुई हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। जनरल नॉलेज होनी चाहिए ब्रॉड टॉपिक्स के ऊपर। एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग। आपके पास एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, जिसमें आपकी एबिलिटी टू आपके पास रीजनिंग की एबिलिटी होनी चाहिए, आप अपने लॉजिकल आर्गूमेंट्स को प्रेजेंट कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पास होनी चाहिए, यू शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं आती हैं, तो वंस अगेन आई रिपीट, आप इसको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। बाय द वे, कल के एग्जाम के लिए ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लीडरशिप स्किल्स, इनिशिएटिव, स्टार्टिंग द डिस्कशन और स्टीयरिंग इट इन द राइट डायरेक्शन। इनिशिएटिव मतलब इनिशिएट करना, आपको डिस्कशन को बहुत तरीके से स्टार्ट करना है और उसको सही डायरेक्शन में लेके जाना है। डिसीजन मेकिंग, जब पूरा ग्रुप जब डिस्कशन हो जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें फाइनली कंक्लूजन निकालें कि आपकी जो डिस्कशन थी उससे आपने क्या कंक्लूजन फाइंड किए। इनकरेजमेंट पता है लीडरशिप स्किल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार जो हमारे कुछ मेंबर्स होते हैं जो जीडी में हमारे साथ पार्ट ले रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके जो ओपिनियंस हैं या फिर उनके थॉट्स हैं वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा होता है मोटिवेटिंग अदर्स टू पार्टिसिपेट एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक। हमने अभी तक 4 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एंड लेट्स गो अहेड। जो जीडी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ग्रुप डिस्कशंस इवेल्युएट हाउ इफेक्टिवली पार्टिसिपेंट्स आर्कुलेट देयर आइडियाज़ एंड कन्वे देयर थॉट्स। जो मैंने आपको ऊपर बताया वही सारी चीज़ें हैं। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पर्सनालिटी सेट, एंड इसमें जो कुछ चीज़ें हैं जीडीज़ में ये असेस किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपके पार्टिसिपेंट्स का अप्रोच क्या है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड कलेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन। मतलब उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या है, उनकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है। जैसे अगर आप किसी ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे तो आप देखेंगे कुछ जो मेंबर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, मतलब उनको अपने थॉट्स अगर इम्पोज करना है तो इम्पोज करना है, वो नहीं सुनते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स को जनरली अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, क्योंकि जनरली इट्स अ लर्न एंड ग्रो इन्वायरमेंट को ज़्यादा वो फेवर किया जाता है कि साथ में लर्न भी करे और ग्रो भी करे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पता होगा, बट बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बन जाना, सिर्फ अपने आप को दूसरों के ऊपर इम्पोज करना एक अच्छा जो इमेज होता है आपकी क्रिएट नहीं करता है। ग्रुप हार्मनी, ग्रुप के अंदर हार्मनी रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हार्मनी इन ग्रुप डिस्कशन इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट डिस्कशन। आइए नेक्स्ट, जीडी के क्लासिफिकेशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एंड सिलेक्शन प्रोसेस। या तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, मतलब मान लीजिए कोई टॉपिक है या फिर कोई प्रॉब्लम है जो कंपनी फेस कर रही है, तो उसके ऊपर वो ग्रुप ऑफ जो उनके मतलब एम्प्लॉयज़ हैं उनको बुलाती हैं, उनको ब्रेनस्टॉर्म कराती हैं, जिसमें नॉर्मल ग्रुप टेक्निक और डेल्फी टेक्निक का इस्तेमाल होता है। और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए
आपकी और ये ग्रुप जीडी आपके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए भी किया जाता है, सो दैट आपकी पर्सनल स्किल्स, ग्रुप स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स को एसेस किया जा सके और ये देखा जा सके आप उस कंपनी के लिए एक सुटेबल फिट हैं या फिर नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, दिस इज़ अ क्रिएटिव ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्टिविटी, ये क्रिएटिव ग्रुप एक्टिविटी होती है, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स आर encouraged to generate as many ideas as possible on a given topic or problem without worrying about feasibility या criticism। बहुत ही ओपन तरीके से किया जाता है। मेन रीज़न ब्रेनस्टॉर्मिंग का होता है कि कोई प्रॉब्लम है जो कंपनी रिसेंटली फेस कर रही है, उसके लिए वो ग्रुप ऑफ पीपल को बुलाती है और कहती है कि आप जितने क्रिएटिव आंसर सोच सकते हैं आप उनके बारे में सोचिए। आपको ये नहीं सोचना है कि क्या इसको आगे फ्यूचर स्कोप दे सकेंगे या फिर नहीं दे सकेंगे, अगर क्या मैं कोई बोलूँगा तो कोई मुझे क्रिटिसाइज तो नहीं कर देगा। तो ये सारी चीज़ों की इसके बीच में फ्रीडम होती है। द फोकस इज़ ऑन क्वान्टिटी ओवर क्वालिटी। इसमें होता है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी में आपको आइडियाज़ चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए होती है। विद द बिलीव दैट दिस विल इवेंचुअली लीड टू इनोवेटिव सॉल्यूशंस। जनरली क्या होता है कि मान लीजिए पर्सन ए ने कोई सॉल्यूशन दिया जो उतना इफेक्टिव नहीं था, पर्सन बी ने कोई सॉल्यूशन दिया जो उतना इफेक्टिव नहीं था, बट सडनली एक क्लिक हुआ जिसमें ये रियलाइज़ किया गया कि अगर दोनों सॉल्यूशन को मर्ज किया जाए तो वो उससे एक इफेक्टिव सॉल्यूशन बन सकता है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं एनजीटी नॉर्मल ग्रुप टेक्निक। एक स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है ग्रुप डिस्कशन का दैट मिनिमाइजेज द इन्फ्लुएंस ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल्स एंड इनकरेजेस इक्वल पार्टिसिपेशन। ये एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है जिसमें डोमिनेंट जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका इन्फ्लुएंस मिनिमाइज किया जाता है सो दैट पूरी ग्रुप का इक्वल पार्टिसिपेशन हो। ईच पार्टिसिपेंट इंडिपेंडेंटली राइट्स देयर आइडियाज़ विच आर देन शेयर्ड विद द ग्रुप। इसमें क्या होता है कि हर पार्टिसिपेंट अपने आइडियाज़ को लिखता है, देन वो आइडियाज़ ग्रुप में बाकी लोगों के साथ शेयर की जाती हैं सो दैट जिस सबके आइडियाज़ को हम जान सकें, उनको ज़्यादा बेहतर से सुन सके, समझ सके। The group discusses these ideas and each member ranks them based on importance। ग्रुप में उस आइडिया के ऊपर डिस्कशन होता है और उसकी इंपॉर्टेंस के बेस के बीच मतलब इसके इंपॉर्टेंस के बेसिस पे उसको रैंकिंग दी जाती है, ना कि इस बेसिस पे कि आइडिया लिखा किसने है। द रैंकिंग्स आर देन एग्रीगेटेड टू आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन, उससे मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन देखा जाता है। द डेल्फी टेक्निक, दिस इज द मेथड यूज टू गैदर इनपुट एंड reach a consensus among a group of experts without them meeting face to face. The experts respond to a series of questionnaires and after each round a facilitator provides a summary of the responses. The experts can then revise their answers in light of the feedback, with the process continuing until a consensus is reached. This technique is often used for forecasting and decision making in complex situations। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अब पढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस एंड ग्रुप डिस्कशन। तो जिसमें आपकी पर्सनल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स और ग्रुप स्किल्स को एसेस किया जाता है। पर्सनल स्किल्स रेफर्स टू इंडिविजुअल्स एबिलिटी दैट रिलेट टू इट्स सेल्फ मैनेजमेंट एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस। एक इंडिविजुअल की एबिलिटी को बताता है, उनकी सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में डिस्प्ले करता है, उनकी पर्सनल इफेक्टिवनेस के बारे में डिस्कस करता है कि वो ग्रुप में कितने ज़्यादा इफेक्टिव है। इन अ जीडी पर्सनल स्किल्स माइट इंक्लूड क्लैरिटी ऑफ थॉट, कॉन्फिडेंस, एबिलिटी टू आर्टिकुलेट आइडियाज क्लियरली, टाइम मैनेजमेंट एंड द एबिलिटी टू रिमेन काम अंडर प्रेशर। These skills help assess how well a candidate can present themselves and their ideas in a group setting. Leadership skills, जिसको मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ग्रुप स्किल्स के ऊपर भी, ये बहुत सिंपल है, आप इसको बस वन टाइम रीड कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सारी चीज़ें हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम वो करते हैं, इफेक्टिव प्रोफाइलिंग। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इन्फरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन बेस्ड ऑन देयर नोन कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेज्यूमेज, प्रोफाइलिंग इज अबाउट समराइजिंग हु यू आर। प्रोफाइलिंग इज अबाउट समराइजिंग हु यू आर किसके कॉन्टेक्स्ट में होता है? रेज्यूमेस के कॉन्टेक्स्ट में ये मतलब होता है, एज अ प्रोफेशनल इन अ वे दैट कैप्चर्स अटेंशन क्विकली एंड इफेक्टिवली। की कंपोनेंट्स इफेक्टिव प्रोफाइल के क्या क्या होते हैं? रेज्यूमे प्रोफाइल, दिस सेक्शन कम्स एट द टॉप ऑफ योर रेज्यूमे एंड इट इज टिपिकली रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, ऑल्दो द आई कैन बी इम्प्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई एम अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, यू कैन सिंपली राइट मार्केटिंग प्रोफेशनल। लेंथ एंड स्ट्रक्चर, द प्रोफाइल शुड बी कंसाइज, जनरली 2 to 4 sentences होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट पैराग्राफ फॉलोड बाई अ फ्यू बुलेट पॉइंट्स दैट हाईलाइट स्पेसिफिक अचीवमेंट्स। हेडर्स, चूज अ क्लियर एंड डिस्क्रिप्टिव हेडर ऑफ द सिलेक्शन सच एज समरी ऑफ द क्वालिफिकेशन, करियर प्रोफाइल, करियर हाईलाइट्स। जैसे आप लिंक्डइन पोस्ट लिखते हैं ना, तो मतलब लिंक्डइन पोस्ट नहीं, जब आप लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाते हैं तो जनरली आपने देखा होगा कि लिंक्डइन प्रोफाइल में आपकी जो प्रोफाइल फ़ोटो होती है उसके बाद आप कुछ चीज़ें लिखते हैं, तो वो इफेक्टिव प्रोफाइलिंग का हिस्सा होता है, जहाँ पे अपनी स्किल्स को, अपना आप जब एक स्टूडेंट हैं तो आप क्या कर रहे हैं, कौन सी डिग्री परस्यू कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आप लिखते हैं।
The font used is in your profile should match the rest of your resume to ensure consistency and professionalism. ठीक है. इफेक्टिव प्रोफाइलिंग के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी है. आउटलाइन योर रीसेंट वर्क और स्टडीज़. बिगिन बाय डिस्क्राइबिंग योर current or most recent role using strong descriptive language to convey your position or studies. This helps suit the reader in understanding your career stage. Describe your talents, abilities and competencies. Highlight professional strength, skills that are relevant to your job, keeping the description brief but impactful to showcase why you are a strong candidate. Include your passions and career goals. ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं what drives you in your career and where you want to go next. और आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर ले हैं वहाँ पे आप उसके लिए टेलर मेड बना सकते हैं for demonstrating your ambition and alignment with the role. Mention concrete achievements, support your profile with specific accomplishments like degrees, awards, certifications, ideally with questionable results to back up your claims. Tie all the pieces together, combine these elements in a cohesive profile that introduces who you are, your skills, what you're looking to achieve and the tangible success that validate your abilities. मतलब ये जो सारे टुकड़े हैं उनको आप टाई कर दीजिए, मतलब एक साथ इकट्ठा कर दीजिए. इसमें वो सारे एलिमेंट्स आप कंबाइन कीजिए. आप बताइए कि आप कौन हैं, ठीक है, आपकी स्किल्स क्या क्या हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं और अभी तक आपकी जो सक्सेस है वो क्या रह चुकी है. वैलिडेट योर एबिलिटीज़. Building relationships. Communication is the exchange of information through speaking, writing or non-verbal cues, ensuring ideas are clearly conveyed and understood. Networking involves building and maintaining relationship with others for mutual benefit, often leading to new opportunities and support. Both skills are essential for personal and professional success, enabling effective collaboration and career advancement. Communication fosters understanding while networking expands your connections and influence. ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग है. आपकी कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग मतलब दूसरे जो आपके फील्ड में इन्फ्लुएंशियल लोग हैं या फिर जिन लोगों ने अचीव कर रखा है बहुत सारी चीज़ें जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं उनकी तरह किस तरह से बना जाता है. इसके लिए हम जो रिलेशनशिप्स की ज़रूरत होती है, बहुत जो अच्छे कनेक्शंस की ज़रूरत होती है उनके बारे में हम ध्यान देंगे. बिल्डिंग रिलेशनशिप्स. कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीकिंग, राइटिंग और नॉन वर्बल क्यूज़. कम्युनिकेशन बताया जा रहा है कि ये एक इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज है. आप राइटिंग के थ्रू कर सकते हैं, स्पीकिंग के थ्रू कर सकते हैं और बिना बोले भी नॉन वर्बल क्यूज़ के थ्रू कर सकते हैं. इंश्योरिंग आइडियाज़ आर क्लियरली कन्वेड एंड अंडरस्टूड. Networking involves building and maintaining relationship with others for mutual benefit, often leading to new opportunities and support. नेटवर्किंग में आप दूसरों से रिलेशनशिप बनाते हैं और उसको मेंटेन करते हैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए. इसके टू वे बेनिफिट होता है, इसमें वन बेनिफिट नहीं होता है. लीडिंग टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड सपोर्ट, इसमें आपको सपोर्ट मिलता है और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं. बोथ स्किल्स आर एसेंशियल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस, इनेबलिंग इफेक्टिव कोलैबोरेशन, करियर एडवांसमेंट. Communication fosters understanding while networking expands your connections and influence. Communication and networking help build relationships by fostering trust, understanding and mutual support, enabling meaningful connections that benefit both personal and professional growth. डिफरेंट जो चैनल्स हैं आप उनको देख सकते हैं. सिंगल चेन नेटवर्क, व्हील नेटवर्क, सर्कुलर नेटवर्क, फ्री फ्लो नेटवर्क एंड इन्वर्टेड व्हील. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स ऑपरेटिंग अंडर अ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होते हैं वो सिंगल स्टैंड, गॉसिप चेन, क्लस्टर चेन, टॉकिंग टू फ्रेंड्स, फैमिली और वर्क कलीग्स ऑन द फोन. कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, नेटवर्क्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. जिन जिन पॉइंट्स को अभी हमने ऊपर पढ़ा था सिंगल चेन नेटवर्क, आइए उनको हम वन बाय वन रीड करते हैं. अंडर दिस कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम एवरी सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट थ्रू अ सिंगल चेन. यहाँ से सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के पास कम्युनिकेशन फ्लो करता है थ्रू अ सिंगल चेन. स्केलर चेन ऑफ कमांड स्ट्रिक्टली फॉलोड हियर एंड एवरी मेंबर इज अटैच्ड टू वन पर्सन. व्हील नेटवर्क. अंडर दिस ऑल कम्युनिकेशंस पास थ्रू वन सुपीरियर who acts as a central authority. It is similar to a hub of wheel. Subordinates can communicate through one superior and are not allowed to talk among themselves. It is generally seen in centralized organization. Circular network. The communication flows in a circle. Each person can communicate with its two adjoining colleagues. The participative system is represented by a circular network.
इसमें आप सर्कल के फॉर्म में इसको इमेजिन करके ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. फ्री फ्लो नेटवर्क, देर आर नो रेस्ट्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, एवरीवन इज फ्री टू कम्युनिकेट. एंड इन्वर्टेड वी नेटवर्क, सबऑर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विद इट्स इमीडिएट सुपीरियर एज वेल एज सुपीरियर. ठीक है. और जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे, सिंगल स्टैंड, इन्फॉर्मेशन इज पास फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट इन सीक्वेंस लाइक अ टेलीफोन गेम. गॉसिप चेन, इन्फॉर्मेशन रैपिडली स्प्रेड्स थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड इंडिविजुअल. Probability chain, the individuals only share information among the ones they believe are the most likely to pass it to others. Cluster chain, individuals share information with a select group of people who are likely to share it with others. Informal communication networks may also come into being through the rumor mill, social networking, graffiti, spoof newsletters, and spontaneous water cooler conversions. Other types of information communications include talking to friends, family, or work colleagues on the phone about personal matters, sending a friendly email to friends or colleagues, and chatting casually with people at social occasions such as wedding or a work dinner. तो how to build relationship, आइए जानते हैं. Listen carefully. First important step for communication is listen carefully. बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले कि आप खुद कुछ कम्युनिकेट करें, खुद कुछ बोलें, आप दूसरों की बातें सुने, बहुत ध्यान से सुने कि वो कहना क्या चाहते हैं. When interacting with others, listen carefully to others. When you listen, you understand the viewpoint of others and empathize with them. Focus on current connections. Cultivate your relationships with the current connections to discuss your professional goals and aspirations. Ask good questions. Asking the right questions can help you build rapport with trust in others. Value exchange, offer your support, expertise, or resources to others without expecting immediate returns. Building relationships through networking is about mutual benefit, and being helpful can strengthen bonds and lead to long-lasting connections. तो आप समझ गए होंगे कि how to build relationship. You have to listen carefully, then focus on current connections, ask good questions, and valuable exchange. यहाँ पे आपको immediately कुछ expect नहीं करना है, but आपको help करनी है. So because आप help कर सकते हैं, सिर्फ यही reason है. ठीक है. Building relationships through networking is about mutual benefit. ये जो हम relationship के through relationships बनाते हैं, मतलब नेटवर्किंग के थ्रू जो रिलेशनशिप्स बनाते हैं, इट्स अबाउट म्यूचुअल बेनिफिट एंड बीइंग हेल्पफुल कैन स्ट्रेंथन बॉन्ड्स एंड लीड टू लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शंस. आइए एसओपी पढ़ते हैं. एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. तो बहुत थोड़ा सा ही पार्ट बचा है, शायद ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है आपकी यूनिट का. एसओपी आपके जनरली कॉलेज जब आप हाई एजुकेशन के लिए परस्यू करते हैं तो उसके लिए हम एसओपी लिखते हैं. ठीक है. A statement of purpose can be referred to as an informative document containing personal statements and is essentially required as a part of admission procedure of study abroad programs. जो आपको बाहर पढ़ने के लिए वहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर के लिए इंपॉर्टेंट होता है. Also referred as an application essay, it combines the basic details of candidate along with their professional and personal interest, academic highlights as well as future aspiration. आप इसमें सब कुछ कवर करते हैं. अपनी प्रोफेशनल अगर आपने कभी काम किया है तो उसके बारे में बताएंगे, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे, एकेडमिक हाइलाइट्स क्या रहे, फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या रहे, सब के बारे में बताएंगे. इट नॉट ओनली डिस्क्राइब्स हु यू आर एज एन इंडिविजुअल बट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया अबाउट योर राइटिंग स्किल्स एंड प्रोफिशिएंसी इन द इंग्लिश लैंग्वेज. व्हाई इज एसओपी इंपॉर्टेंट? अ वेल रिटन एसओपी इज एन एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट एलिमेंट ड्यूरिंग योर एडमिशन प्रोसेस. अगर आपने बहुत अच्छे से एसओपी लिखा है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. While the academic record and other exam scorecards, academic transcripts and backlog certificates are essentially objective in nature, and SOP is the only truly subjective aspect of your application. जब भी अप्लाई करते हो तो SOP ही होता है जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है आपकी एप्लीकेशन का. It is the only document in your application that gives the opportunity to prove that you have something unique which makes you stand out from the crowd. As such, it is a document of application docket that can hugely determine your admission. एसओपी का फॉर्मेट आइए हम देखते हैं. एसओपी का फॉर्मेट क्या होता है? एज देयर आर नो पर्टिकुलर प्रॉपर फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और एसओपी. स्टूडेंट्स हैव टू राइट एन एसओपी जस्ट लाइक एन एलाबोरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ऐसे डिवाइडिंग द होल कंटेक्स्ट इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स. मतलब कोई ऐसे कोई सेट फॉर्मेट नहीं है. एसओपी को एक बहुत ही बड़े डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ऐसे की तरह लिखा जाता है जिसमें आप अपने होल कंटेक्स्ट को डिफरेंट पैराग्राफ्स में वो करते हैं. So you can take the help of a below print provided structure and get started with writing an SOP for the university you want to be in. Paragraph, distinctive features to describe. ठीक है.
पैराग्राफ यहाँ पे कौन कौन से पैराग्राफ है और उसमें क्या क्या आपको डिस्क्राइब करना चाहिए। 1 में आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना चाहिए, अपनी बैकग्राउंड के बारे में ब्रीफ में, ये लॉन्ग टर्म गोल्स, विजन, पर्पस और सारी चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। पैराग्राफ 2 में पास्ट एकेडमिक बैकग्राउंड, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बताना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 1 बाय 1 जब आप पैराग्राफ रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किस पैराग्राफ में किस टाइप की डिटेल बताना चाहिए और उस डिटेल को उसी पैराग्राफ में बताना चाहिए। अलग अलग पैराग्राफ में सेम डिटेल नहीं होनी चाहिए। आपको अपना SOP बहुत इफेक्टिवली लिखना है, तो आप इसको खुद से रीड कर लीजिएगा। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग। Seminar and conference paper writing involves preparing a detailed and well-researched document that presents your findings, ideas or arguments on a specific topic to be shared at academic or professional gathering. ठीक है, सेमिनार पेपर यूजुअली रिटन फॉर एन एकेडमिक ऑडियंस, ये एकेडमिक ऑडियंस के लिए लिखी जाती है, ऑफन ए रिक्वायरमेंट फॉर अ कोर्स। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स इन डेप्थ रिसर्च, क्रिटिकल एनालिसिस एंड क्लियर प्रेजेंटेशन of your understanding of the topic. The paper is typically presented orally in a seminar setting followed by a discussion. A conference paper is written for a presentation at a professional academic conference. ठीक है, it's a more formal and polished document that is often peer reviewed. आपकी peer के द्वारा भी इसको रिव्यू की जाती है। The goal is to share new research. इसका गोल क्या होता है? आपको न्यू रिसर्च फाइंडिंग्स, इनोवेटिव आइडिया को शेयर करना होता है with experts in the field. The paper is usually accompanied by a presentation and may be published in the conference proceedings. ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेमिनार। एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर क्या है सेमिनार का? इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक को इंट्रोड्यूस कीजिए, एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस, उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो बताइए, प्रोवाइड अ ब्रीफ समरी दीजिए ऑफ एनी नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू सेट द कॉन्टेक्स्ट। मतलब स्टेप 1 इज़ टू सेट द कॉन्टेक्स्ट। इसमें टॉपिक इंट्रोड्यूस कीजिए, उसकी इंपॉर्टेंस को बताइए, बैकग्राउंड नॉलेज दीजिए जो भी इस टॉपिक से रेलेवेंट है। Clearly state your thesis and outline the structure of your paper, offering a roadmap for your audience. By concisely summarizing your research and outlining your arguments, you increase the likelihood that your audience will follow and engage with your analysis. Background. Orient the audience by describing the genesis of the subject, including how it began and उसका background दीजिए. Explain the reason behind these changes. सारी चीज़ें explain कीजिए. Indicate why further changes might be necessary. Provide context and understanding for analysis that follows. Analysis. Begin the analysis by discussing the major issues related to your thesis. Separate these issues or any sub-issues to clarify your point and organize them logically to ensure a smooth flow of ideas for each issue. Introduce and conclude your discussion, presenting your arguments clearly while you also addressing and rebutting the opposing viewpoints. Analysis में begin the analysis by discussing the major issues. आपके thesis से related क्या क्या issues हैं. Separate these issues and any sub-issues to clarify your point. Organize them logically organize कीजिए to ensure a smooth flow of ideas. For each issue, introduce and conclude your discussion, presenting your arguments clearly, while also addressing rebutting opposing viewpoints. Conclusion. Restate the thesis of your paper and summarize the major points discussed. कॉन्फ्रेंस पेपर का ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें आपका इंट्रोडक्शन होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है, मेथोडोलॉजी होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, डिस्कशन होते हैं, कंक्लूजन होता है और रेफरेंसेस आपने कहाँ से लिए इसको भी हम मेंशन करते हैं। टॉपिक को इंट्रोड्यूस कीजिए, उसका रेलेवेंस बताइए, इसमें भी सेम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। समराइज एग्जिस्टिंग रिसर्च ऑन द टॉपिक, अभी तक क्या रिसर्च हुई है उसको समराइज़ कीजिए। की फाइंडिंग्स को बताइए, हाईलाइट्स को बताइए, आप वर्क कंट्रीब्यूशंस को बताइए। And this section provides context for research. Methodology. Include details on data collection, analysis technique or any tools or frameworks applied, ensuring the audience understands how you conducted your study. Present the key findings of your research using tables, graphs or other visuals as needed. Clearly explain the results and how they address your research questions or thesis. Interpret the results, discussing their implications, significance and how they relate to the existing literature. Address any limitations of your study and suggest areas for future research. Restate your thesis, summarize the major findings and discuss the broader impact of your work. इस कंक्लूजन में आप अपनी थीसिस के बारे में फिर से इसको रीस्टेट कीजिए, अपनी मेजर फाइंडिंग्स को समराइज़ कीजिए, डिस्कस द ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑफ योर वर्क, हाईलाइट एनी पोटेंशियल एप्लीकेशंस, जस्ट डायरेक्शंस फॉर फर्दर स्टडी. References. List all the sources cited in your paper, following the appropriate academic style guide, ensuring all references are accurate and complete. सेमिनार वर्सेस रिसर्च पेपर. ठीक है, यहाँ पे हमने वो सारे डिफरेंसेस सेमिनार और रिसर्च पेपर के बीच में बता रखी हैं. ठीक है, लेंथ इट इज़ टिपिकली शॉर्टर, अबाउट 10 to 15 पेजेस, 15 to 30 पेजेस का होता है. एंड
आप सारी चीज़ें लेस इन डेप्थ अपन समराइजिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज और लिटरेचर रिक्वायर्स डीप एनालिसिस इंक्लूड्स ओरिजिनल रिसर्च। ठीक है, इसमें हम एग्जिस्टिंग रिसर्च को समराइज़ करते हैं, इसमें ओरिजिनल रिसर्च के बारे में बताते हैं, मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल की, डिस्कशन, इसको वन टाइम रीड कर लीजिएगा। एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर, ये आपका आखिरी पॉइंट है, refers to a presentation delivered by an expert in a particular field of study, aimed at sharing specialized knowledge not easily found in textbooks or journals। इसका एम वो नॉलेज नहीं शेयर करना होता है जो आपको हर टेक्स्ट बुक नॉलेज मतलब हर टेक्स्ट बुक जर्नल में फाइंड हो जाए, ये होता है ओरिजिनल नॉलेज जिसको शेयर किया जाता है। These lectures, also known as guest lectures or invited talks, are typically hosted by educational institutions like colleges, which invite experts and prestigious institutes to update students on current market trends and technological advancements. Expert lectures are crucial because they keep students informed about the latest development in their field, provide practical examples on how theories are implemented in the industry. 3 key factors of good expert lecture होता है: theme की clarity, analysis and findings by assessing the audience knowledge with a quick quiz, then outline the topics to be discussed, clarified। ठीक है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। 3 की फैक्टर्स एक गुड एक्सपर्ट लेक्चर के लिए क्या होते हैं। यहाँ पे हमने सारे वो शॉर्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसको आप रीड कर सकते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। एंड फाइनल वर्ड ये है कि आपने लेक्चर देख लिया, बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको क्या करना है कि आपको जो पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको ओपन करना है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बच्चों का पेपर टेक्निकल कम्युनिकेशन या फिर सिर्फ थ्योरी राइटिंग सब्जेक्ट्स में छूट जाता है, तो आप क्या कीजिएगा कि आप 1-2 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस भी कीजिएगा, सो दैट आपके थॉट्स में आर्टिकुलेशन लाने में आपको ईज़ हो। थैंक यू, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।